आपका क्या रहता था शेड्यूल, क्या कैसे पढ़ते थे आप? मतलब मेरा क्या रहता था कि ये जो भी पढ़ाई का आवर है इसमें से 2 से 3 घंटे में डाउट सॉल्विंग करता था। तो मैंने कभी रिवीजन नहीं करा, ना मैंने नोट्स बनाए किसी भी चीज़ के, वो यही ऐसी रिवीजन हो जाता था। तो मेरा एक मोटिवेशन था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्रू। तो मैंने ब्रेकफास्ट टाइम फिक्स कर रखा था, लंच टाइम फिक्स कर रखा था और डिनर टाइम फिक्स कर रखा था। बाकी का जो भी टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता था यूटिलाइज करता था। आपको ऐसा कोई डिमोटिवेट तो नहीं करता था कॉलेज के अंदर? नहीं सर, मतलब मेरे तो कॉलेज का क्या बैच भी बहुत छोटे साइज का, 26 स्टूडेंट्स ही हमारे बैच में। यस सर। तो हमारा तो मतलब ऐसा कुछ डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था। फैकल्टीज भी मतलब पर्सनली जानती है हर स्टूडेंट को, वो भी हमें शुरू से ही वो तो उन्होंने मोटिवेट किया है कि तुम गेट एग्जाम दो एक बार। ऐसा लग रहा था कोई ऐसा है कि जो डिमोटिवेट करता था, बोलता था कि अबे तुझसे नहीं होगा, छोड़? नहीं सर, मैंने ज्यादा दोस्तों को बता ही रखा था, जो मतलब गुपचुप पढ़ रहे थे, जो क्लोज ओनेस थे बस उनको ही पता था। ओके। ये एक ही रूल फॉलो करता था, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। बहुत ही बढ़िया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आज हमारे साथ है AR8, AR27, AR106, AR189 और साथ ही मेंटर्स भी कुछ अवेलेबल हैं जो वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या डेली करते थे, किस समय पढ़ते थे, किस समय उठते थे, कब पढ़ते थे, कैसे तैयार होते थे, क्या था पूरा दिनचर्या आपका? तो यार पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे। फाइनल ईयर में 189 जबरदस्त, क्या रहता था आप डेली का शेड्यूल आपका? सर मैंने तो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन कर रखी थी 6 मंथ, तो फाइनल ईयर में आके 3 मंथ्स ही की थी लास्ट के, नवंबर दिसंबर एंड जैन। ओके। तो एक दो सब्जेक्ट जो बचे हुए थे, TOC और कंपाइलर डिज़ाइन, वो तो देवर सर से कर ही लिए थे और उसके बाद रिवीजन की थी। बस जो कॉलेज से आके जो टाइम बचता था 4-5 घंटे सही, तब पढ़ते थे। और एंड सेम हुए उसके बाद छुट्टियां थी 1.5 महीना, तो तब अब अच्छे से तैयारी की 10-12 घंटे 10-12 घंटे। फिर भी शेड्यूल होता क्या था? जैसे कॉलेज के ड्यूरेशन में आपका क्या शेड्यूल, कितने बजे उठते थे, कितने बजे कॉलेज आते थे, क्या रहता था शेड्यूल? सर कब पढ़ते थे, कब टाइम निकालते थे? 9 to 5 होता था कॉलेज, तो बीच में ब्रेक होता था, कभी कभी तब पढ़ लेते थे और उसके बाद आने के बाद 1 घंटा रेस्ट या फुटबॉल खेला है, तो उसके बाद शाम को आके 8 बजे के बाद डिनर के बाद तब बैठ गए और 4-5 घंटे उसके बाद लगातार 4-5 घंटे बाद। और वीकेंड पर? वीकेंड पे सर घर पे ही होते थे, तो सुबह 9 बजे उठे, तो उसके बाद 10 बजे से स्टार्ट पढ़ना, उसके बाद अपना 1-2 बजे तक किया, फिर अपना लंच किया, उसके बाद फिर 3 बजे से फिर स्टार्ट, फिर 4-5 बजे तक पढ़े, फिर खेलने चले गए, आके फिर रात को डिनर के बाद फिर से बैठ गए, तो 3-4 घंटे तब पढ़ाई की। सही। ऋषि, आपका क्या रहता था शेड्यूल, क्या कैसे पढ़ते थे आप, पूरे दिन में क्या रहते थे आप? एक्चुअली मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो वर्किंग था, मतलब जॉब 3 डेज वीक जाना पड़ता था। बट जैसा कि मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने अंदर से कंपनी छोड़ दी थी, ऑफिशियली कर रहा था, तो मैं एक ही दिन जाता था बस। सही। मेरा अटेंडेंस 33% ही था, बट वो रिस्क में लेने को तैयार था, अगर वो निकाल दे तो निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या रहता था, बिकॉज ट्रैफिक में बेंगलोर में 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, वो पूरा बर्बाद होता था। और तो मेरा यही था कि मतलब मैं मोस्टली जो कलेक्टिव आवर्स है वो रात को 10 से 4 पढ़ता था। ओके। फिर जो एक दिन जाना रहता था ऑफिस, 1 या 2 दिन, वो फिर सुबह 8 बजे उठ के और रेडी होके 9-10 बजे निकल जाता था। फिर मैं 2 घंटे में वापस आया था अटेंडेंस मार करके। फिर वो जो 4 घंटे मतलब सोया है और 1-2 घंटे की वापस से नींद ले ली, फिर वापस से पढ़ा और फिर 6 से 8:30 में जिम जाता था और फिर वहाँ से मतलब रिचार्ज करके वापस से 10 से 4। तो ये रहता था काफी शेड्यूल पर। हाँ, और मतलब मेरा क्या रहता था कि ये जो भी पढ़ाई का आवर है इसमें से 2 से 3 घंटे में डाउट सॉल्विंग करता था। ओके। तो वो मेरा पढ़ाई का पार्ट था, एक एक्चुअली काइंड ऑफ टेस्ट रहता था मेरा, सोल्व करता था, फीडबैक आता था, गलत है आंसर सही है, सही, उससे उसी समय में रिवाइज कर ले, मतलब नेट से देख के कि क्यों गलत हुआ। सही। तो मैंने कभी रिवीजन नहीं करा, ना मैंने नोट्स बनाए किसी भी चीज़ के, वो यही ऐसी रिवीजन हो जाता था मेरा। सही। क्योंकि टाइम की कमी थी तो नोट्स नहीं बना पाते थे। सही बात है। शिखर, आपका क्या रहता था शेड्यूल, कैसे आप फॉलो करते थे, क्या आप डेली का रूटीन? आप तो ड्रॉप किया था आपने, तो पूरा ही टाइम मिलता होगा आपको? पूरा टाइम। तो सुबह से लेकर रात तक सोने तक का क्या एक्टिविटी रहती थी आपकी? एक्चुअल में ड्यूरेशन भी काफ़ी कम था, विदिन 6 मंथ्स करना था। सही। तो जो भी कुछ प्लान 1 ईयर प्लान देखता था उसको डिवाइड बाई 2 करके 2x स्पीड पे करने का ट्राई करता था। सही। तो मेरा एक मोटिवेशन था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्रू। तो मैंने ब्रेकफास्ट टाइम फिक्स कर रखा था, लंच टाइम फिक्स कर रखा था और डिनर टाइम फिक्स कर रखा था। बाकी का जो भी टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता था यूटिलाइज करता था। कभी पढ़ाई से मन भर गया
गाने सुनता था। पिक्चर भी देखते थे? पिक्चर नहीं देखी। पिक्चर नहीं देखी। गानों से मन भर जाता था तो वॉक पे निकल जाता था, 15-20 मिनट वॉक। किसके साथ वॉक? अकेले। अच्छा, अकेले। अकेले वॉक करने निकल जाता था और फिर वापस आके पढ़ाई, ऐसा। ओके, तो मतलब मोस्ट ऑफ द चीज पढ़ाई था, उसी के सराउंडिंग्स पे था। और जब ड्रॉप कर रहे होते तो फुल टाइम भी होता है, तो कुछ और आगे सोचते भी नहीं। अभी क्या आपका क्या था शेड्यूल? आपका तो यार थर्ड ईयर? यस सर, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में ही तो क्या थर्ड ईयर में तो कॉलेज भी बहुत हेक्टिक रहता है? हाँ सर, मतलब मैं बेसिकली ये करता था कि जैसे आज मैं हूँ तो मैं कल के लिए अपनी लिस्ट बना के रखता था कि मेरे को क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश करनी है। जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं टॉपिक्स लिख लेता था कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स जो रिवाइज करने हैं, कुछ टॉपिक्स के जो PYQs करने हैं। फिर जैसे 7 o'clock के अराउंड मैं यूजुअली वेकअप कर जाता था। फिर सबसे पहले मतलब जो पहली चीज़ मैं करता था वो था DSA के कुछ क्वेश्चंस करता था। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके क्लासेस के लिए रेडी हो जाता था। अब क्लासेस हमारी ऐसी थी कि जैसे 9 to 5 वैसे ऑफिशियल शेड्यूल में थी, बट बीच में ब्रेक मिल जाते थे हमें, 2 hours 3 hours का ब्रेक मिल जाता था। वहाँ पे कुछ टॉपिक्स वहाँ पे मैं पढ़ लेता था। फिर बाकी आफ्टर 5 o'clock मतलब ये बस ओनली डिनर एंड देन स्टडीज़, मतलब मैं उसमें इंक्लूड कर लेता था। Yes. सही है। तो आप नॉर्मली 7 o'clock उठते थे मॉर्निंग में? Yes, sir. आप कितने बजे उठते थे एक्चुअल में मैं उठता था 6 से 7 के बीच में मॉर्निंग में। फिक्स नहीं था, कभी कभी ज़्यादा सो लेता था, कभी कभी कम। एक चीज़ मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी थ्रू आउट द होल जर्नी, स्लीप के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। सोता था, हाँ 8 घंटे सोता था। जब भी रात में 7 घंटे सोता था तो दिन में 1 घंटे सोता था। सही। स्लीप से नो कॉम्प्रोमाइज़। सही। आप कितने बजे उठते हो? सर मेरा ये है कि मैं 1 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे सो रहा हूँ, 4 बजे, 5 बजे, मतलब 8 साढ़े 8 बजे उठना ही है, क्योंकि ऑफिस जाना रहता था। ऑफिस जाना होता था। और जिस दिन नहीं जाते थे तो उस दिन पढ़ाई करनी रहती थी। तो उठने का टाइम 8 बजे के उठने का आसपास? फिक्स था, सोने का फिक्स नहीं था। सोने का फिक्स नहीं था। आप कितने बजे उठते थे? सर प्रिपरेशन के टाइम तो वही रात को लेट तक पढ़ते थे, 3-4 बजे तक, तो सुबह लेट ही उठते थे 8-9 बजे के आसपास। सही। तो उसके बाद सीधा कॉलेज। टीचर से भी बात करते हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं कितने बजे उठते हैं। सबसे पहले बाबा सर, कितने बजे आप जब कॉलेज में थे, जब आप गेट के लिए सीरियस थे, उस समय कितने बजे उठते थे और आजकल कितने बजे उठ रहे हो? सेम ही टाइम है, 12 बजे सोता था और सुबह 8 बजे उठ जाता था। तभी भी उस टाइम भी वही था, आज भी वही है। 8 घंटे तो चाहिए सोने के लिए। वो तो आप 8 बजे उठते हो? हाँ। आप ये कहना चाहते हो? मैं दोस्तों बता दूं, सतीश सर हम लगभग 1 साल तक साथ में ही रहे, अगल बगल में रहे, तो ये कुछ भी बोल रहे पर मुझे एक्चुअली में पता है कि कितने बजे उठते हैं। राइट। और मेरे को सब पता है, दाल चावल खा के यहाँ सब कुछ। हाँ विजय सर, आप? मॉर्निंग 6 to 7। 6 to 7 आप तो उठते भी होंगे सर, लग भी नहीं उठता। पूजा वूजा करते होंगे, पाउडर वाउडर लगा के? नहीं, पाउडर नहीं लगा। 6 to 7 यानी 6। भजन वगैरह सुन, भजन हाँ शेयर करते थे। यस। सही। परेशम सर, आप? मेरा ऐसे कोई शेड्यूल नहीं था, क्यों मैं थर्ड ईयर में गेट स्टार्ट किया था। मेरा 3-1 में 2.5 months, 3-2 में 2.5 months मैं टेक्स्ट बुक के साथ प्रिपेयर करता था। तो मेरा पूरा 14 घंटा 16 घंटा सिर्फ प्रिपरेशन, खाना, सोना और पढ़ना, तीनों ही एक ही रूम में, वो भी। सही। वो बस। तो फिर उठने का फिर भी कुछ रूटीन हल्का ना, वजह से 4 घंटे पढ़ाई किया तो 1 घंटा नींद आता है, सो के फिर उठ के फिर तो में पूरा वो चलता है। हाँ, कंटिन्यूटी नहीं किया कभी सोना, तो 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे ऐसे। सही। पार्थ सर, आप? सर मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था प्री फाइनल ईयर में, 4th ईयर में। इंटीग्रेटेड कोर्स था, इंटीग्रेटेड एमटेक, तो 4th ईयर में स्टार्ट किया था। तब तो कोई रूटीन नहीं था, बट फाइनल ईयर तक आते आते जब देखा कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा कॉलेज में, तो फिर अपने आप एक रूटीन बन गया कि यार अगर अब नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर 1 साल का ड्रॉप लिया, देन आई वॉज देयर इन द रूटीन। मॉर्निंग 6 बजे उठ जाना और कोचिंग पे जाता था, देन तैयारी करता था, तो 6-7 घंटा मैं देता था अपने आप को। सही। और मेरा तो फिक्स ही है, मैं सुबह 6 बजे तक आप पढ़ा सकते हो, पर मैं सुबह 6 बजे कभी नहीं उठता हूँ। मेरा उठने का टाइम है 9 बजे, पर मेरा सोने का टाइम है रात को 3 बजे। मैं भी रहा हूँ। सर 9 बजे तो उठता ही था। 10 कर लेता हूँ, ठीक लगाओ। 11 नहीं, 9 से 10 के बीच में डेली का ही फिक्स है, बट मैं सोता 3-4 बजे के आसपास हूँ, तो मेरा टाइम ऑलमोस्ट वैसे ही जाता है। एक चीज़ और, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप तो कॉलेज के साथ कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कोई ऐसा है कि जो डिमोटिवेट करता था, बोलता था कि अबे तुझसे नहीं होगा, छोड़, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैंने ज़्यादा दोस्तों को बता ही रखा था, जो मतलब गुपचुप पढ़ रहे थे, जो क्लोज हुआ से बस उनको ही पता था। ओके। तो कोई फॉलो करता था, मेहनत इतनी, ये एक ही रूल फॉलो करता था, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। वाह, बहुत ही बढ़िया।
आपके ऑफिस में पता चला किसी को कि प्रिपरेशन कर रहे हो, परेशान हो ऑफिस से, छोड़ना चाह रहे हो? नहीं वो मैंने पता मतलब नहीं। आप सिंसियर नहीं थे तो उससे कुछ तो आइडिया लगेगा होगा। हाँ, वो मतलब मुझे दो बार वार्निंग दी थी कि पहले आप ऐसा काम करते थे, अभी डाउन हो गया है। तो मतलब जब परफॉर्मेंस रिव्यू होता है तो उसमें एक बार वार्निंग दी थी तो इग्नोर कर दी थी मैंने। फिर दूसरी बार वार्निंग दी थी तो वो भी मैंने बोला हाँ करूँगा, वो भी इग्नोर कर दी थी। फिर तीसरी बार फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया था। सही। तो पता मतलब मेरा दोस्त था, एक्चुअली कॉलेज का दोस्त था, उसको मैंने अपनी टीम में बुला लिया था रेफर करके। अच्छा। तो उसको पता था सभी बिगिनिंग से, तो उसी से काम करवाते थे सब? नहीं मतलब हेल्प ले लेता था बाकी उसी को दोस्तों में बता दूं, ये उनसे काम नहीं करवाते थे, उससे काम नहीं करवाते थे, बस उसकी हेल्प ले लेते थे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप काम नहीं करवाते थे, बस हेल्प लेते थे। पर उसने कभी बताया नहीं, इवन सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं बताया। जब मैंने लीव किया तब जाके पता चला मैनेजर की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। ओके। उसका नाम बता दो, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। वेदांत मेहरा। वेदांत जी बहुत ही जबरदस्त आपने दोस्ती निभाया, पर शायद अगर उसके कंपनी का मैनेजर अब देख ले ये वीडियो तो दिक्कत हो सकती है। हाँ मतलब पर उसने एंड में बता दिया था मैनेजर को, जब मैंने मतलब लीव अप्लाई कर दिया था कि मैं लीव कर रहा हूँ नोटिस पीरियड पे, जब बता दिया था उसने। सही। बट एक्चुअली मैनेजर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मतलब हालांकि मैंने डायरेक्टली ऐसे लीव नहीं लिया था, बट मैं लीव मैनेजमेंट बहुत अच्छा करा था मैंने, कि फ्राइडे को ले लिया लीव, कभी मंडे को ले लिया, तो वो 3 दिन का टाइम मिलता था। तो मैनेजर ने कभी ऐसा मना नहीं करा कि क्यों ले रहे हो लीव। आपको बताता हूँ, जो भी जॉब में है उनका सबसे जबरदस्त चीज है ना, वो लीव मैनेजमेंट है। हाँ। क्योंकि वो किए बिना तो काम ही नहीं चलता है। कब हमको सैटरडे को लेना है ताकि वो हो जाए, अगला अगर कोई नेशनल हॉलीडे आ जाए तो मर्ज हो जाए, लंबी छुट्टी पे जा सके, ये सब तो सरकारी वाले और ये सब तो करते ही हैं लोग। और सर मैंने कभी भी लीव रजिस्टर नहीं करी थी। मतलब अच्छा, मैनेजर का ये मतलब है कि उसने कभी बोला भी नहीं क्यों नहीं करी रजिस्टर। ओह, ये गलत है। और हमेशा सिक लीव ली थी मैंने। मैनेजर का भी रोल है भाई साहब, मैनेजर का भी रोल। एक्चुअली जो पिछली कंपनी में था ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजर था। तो वो जो स्विच हुआ था तो मतलब मैनेजर मतलब एक्चुअली ज़्यादा एज नहीं थी, 32 की थी, तो उसने फैमिली के जैसे ही रखा था पूरा। ओके। थी या था? नहीं मतलब अभी भी है, बट कांटेक्ट नहीं है। बट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ थी? नहीं था। फिर ठीक है, वरना मैं कुछ अलग एंगल सोच रहा था। तो ये तो रूटीन हमने जब डिस्कशन कर रहे थे वो सारी चीज़ों को लेके, एक और शिखर से पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। शिखर भाई, कॉलेज आपको ऐसा था कि जब ड्रॉप कर रहे थे, कोई ऐसा है जो डिमोटिवेट कर रहा हो आपको, उससे आपको थोड़ा बाउंस बैक करने का मतलब डिफिकल्टी हो रही है पर कर रहे हो मैनेज, कोई ऐसा है कि जो डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था आपको? सर एक्चुअल में मेरा खुद से ही लड़ाई था, सेल्फ डाउट को क्लियर करना था। ओके। क्योंकि एक चीज़ मैंने सीखी कि सबकी जर्नी अलग अलग है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। ट्रू। वी डोंट नीड टू कॉपी द आंसर्स। मैंने ये चीज़ सीखी थ्रू आउट द जर्नी, और एक्चुअल में हमें अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट करना है। हो सकता है रिजल्ट फेवर में आए, हो सकता है ना आए। अगर अपने एंड से एफर्ट्स डालेंगे ना, तो जो एक डीप सेटिस्फैक्शन आएगा, वो आप देवा सर, विजय सर, सतीश सर, पार्थ सर, आपके चेहरे पे देख के सर वही मुझे चाहिए था और वो मिल गया। सही। फैमिली पे कितने मेंबर है? मतलब कोई छोटा भाई बहन है, बड़ा भाई कोई है? एक छोटी सिस्टर है। और आप बड़े हो? क्योंकि आपके आंसर में ना काफ़ी मेच्योरिटी दिखती है, और वो मेच्योरिटी जनरली फैमिली के जो बड़े होते हैं ना, उनमें वो मेच्योरिटी होती है। तो जो आप आंसर दे रहे थे उससे ये जाहिर हो रहा था कि आप बड़े भाई हो। अब इसलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका कोई छोटा भाई बहन है इस चीज़ को लेके, राइट? क्योंकि बहुत ही मेच्योर आंसर आप दे रहे हो उस चीज़ को लेके, और प्रैक्टिकली होता भी रहता है। हालांकि मेरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे में तो बहुत ही मेच्योरिटी थी, इवन अभी भी रहता है। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, जो कर देता हूँ मैं, और बहुत ही कैजुअल रहता हूँ। सर को तो काफ़ी कुछ पता ही है राइट, पड़ोसी रह गए। आपको ऐसा कोई डिमोटिवेट तो नहीं करता था कॉलेज के अंदर? नहीं सर, मतलब मेरे तो कॉलेज का क्या बैच भी बहुत छोटे साइज का, 26 स्टूडेंट्स ही हमारे बैच में। यस सर। तो हमारा तो मतलब ऐसा कुछ डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था। फैकल्टीज भी मतलब पर्सनली जानती है हर स्टूडेंट को, वो भी हमें शुरू से ही वो तो उन्होंने मोटिवेट किया है कि तुम गेट एग्जाम दो एक बार। ऐसा मेरे मतलब जर्नी में कोई डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं। आपके अलावा और भी कोई प्रिपेयर कर रहा था आपके क्लास में? हाँ, मेरे बैच से जैसे 26 में से जैसे 15 ने दिया था गेट, और 6 क्वालिफाई कर रहे हैं मेरे बैच से। 6 क्वालिफाई का। और सबसे बेस्ट रैंक आपकी थी? यस सर, मेरी थी 3rd ईयर में। यस सर। तो अब लोग जेलस होते हैं? सर जेलस की तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब वो आप थोड़ी होंगे, वो तो वो होंगे ना। नहीं, आपको लगे ठीक है यार वो सब कैसे, वो तो वो बताएंगे। सर अब वो क्या फील कर रहे हो वो तो उनकी चीज है। वो उनकी प्रॉब्लम है। किसी का ऑफर भी आया उसके बाद, किसी लड़की वड़की का कुछ की नहीं यार
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। अभी धीरे धीरे आएगा, शायद धीरे धीरे तो उम्मीद है मतलब यार आज शायद ऐसे धीरे धीरे आए। पार्थ सर, आपका जब गेट का एग्जाम मतलब आपको कोई ऐसा था जो डिमोटिवेट करता था या मोटिवेट करता था? नहीं सर, मेरे तो बहुत सारे दोस्त थे जो मोटिवेट ही करते थे, क्योंकि उनकी तरह मैं भी था कि अभी तक कुछ हुआ नहीं था और प्लेसमेंट हुई नहीं थी। तो आपस में बेरोजगारी की हालत है। चलो बिल्कुल सर। सही। सर आपको कोई डिमोटिवेट करता था? सराउंडिंग में 98% लोग डिमोटिवेटेड लोग हैं। तो हाँ, मैं क्या डिसीजन लिया है, हॉस्टल में मैं जो रूम रहता था वो अंदर से बंद कर देता, और एक बार ऐसे भी होता उसको ब्रेक भी किया है लोग। अच्छा। तो मतलब इतने सराउंडिंग है, बट मैं बहुत वो डेडिकेटेड था उस टाइम में। तो प्रॉब्लम एक है, तो फिनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं था, तो एक ही सोल्यूशन था, आइदर आई शुड स्टडी और आई शुड गो फॉर द जॉब। मैं चूज किया स्टडी करने के लिए। सही बात है। तो एक ही रास्ता है मेरा, जितने भी मेहनत करना है इसी समय में करना है, तो उसी समय में किया है, तो रिजल्ट तो आ गया ऐसे ही। वो तो उस समय कोई डिमोटिवेट बहुत सारे करते थे, आज की डेट में क्या है? आज भी कोई है जो डिमोटिवेट करता है आपको? तो अगर कुछ होगा तो ना ये नहीं है, खुद होता है कभी कभी ऐसे। हम जैसे हम बच्चे के सामने जाके जो पढ़ाने के लिए कोशिश करते कभी कभी फुलफिल नहीं कर पाते, तो वही डिमोटिवेशन, यार 4 घंटे समय मिला है, क्यों इतना पढ़ा नहीं पाया, तो अगले क्लास के लिए वो रेडी करके जाना पड़ता है। तो हम जितने बार भी पढ़ाए सब्जेक्ट को, बट 2 घंटे का जितना पढ़ाना था, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सिली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसकी वजह से 2 घंटे का कंटेंट जो है हम फुलफिल नहीं कर पाते। सही बात। ये बाकी स्टूडेंट्स को भी इफेक्ट होता है, तो वही डर लगता है हमेशा, यार बच्चे क्या सोच रहा होगा, वो चीज सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजय सर, आपको कोई ऐसा कोई डिमोटिवेट कर रहा हो? नहीं, सब सपोर्टिंग। सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है आपको? सर सबसे ज्यादा मोटिवेट फैमिली मेंबर। भाभी करती? तो उस टाइम भाभी थोड़ी आई थी। अच्छा। गेट पर मैं तो भूल गया। तो उस टाइम नहीं, हाँ अभी भी सबसे ज्यादा सपोर्टिव फैमिली मेंबर है, और वाइफ तो है ही है, उन्होंने तो हर टाइम पे सपोर्ट किया। उस समय आपको कोई ऐसा कोई किस्सा याद हो जो कॉलेज के टाइम में आप प्रिपेयर कर रहे थे उस समय कुछ? नहीं ऐसा नहीं, मेरे को पता था कि करना तो है ही, तो मैं उस टाइम यूजुअली, अभी तो जैसे जल्दी उठता हूँ, उस टाइम रात को फिक्स था 10 से 6 बजे तक पढ़ना है, एकदम चेयर कुर्सी लगाओ, बैठो चुपचाप पढ़ाई करो, 10 से 6 पढ़ना ही है। दिन में आप कर रहे हो जो ठीक है, रात को 10 से 6 फिक्स था एकदम शेड्यूल। मैं नानी के रहता था, मतलब 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक भाई ये फिक्स कर रखा था मैंने 10 से 6 कि करना ही करना है, कुछ भी हो जाए करना है। दिन में आप पढ़ पाते हो, कुछ क्वेश्चन कर पाए, कुछ डाउट है या रिवीजन करा, ठीक है, नहीं तो वो टाइम फिक्स है 10 से 6। उसके बाद 6:30 लैब पर रुक जाके सो के 11-12 पे उठता था, फिर दिन में थोड़ा सा आराम किया तो ठीक, नहीं तो रिवीजन बस। और जैसे और डिमोटिवेटिंग आज के टाइम में मलेशम सर ने बहुत सही बोला कि कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछ लिया ऑनलाइन में, अब बच्चों को मना तो कर नहीं सकते। सही बात है कि सर ये नहीं आया, दोबारा बता दो, या कई बार ऐसा लगता है बेसिक चीज़ है, लेकिन बीइंग ए टीचर या जैसे पेरेंट्स भी, अगर बच्चा कोई चीज़ गलती करता, माँ बाप मारते हैं थोड़ी है, उसको समझाते हैं, तो वो दोबारा स्टार्ट होते हैं, तो उस कारण कई बार सिलेबस थोड़ा सा पीछे आ जाता है। तो फिर ऐसा खुद को ऐसा लगता है कि यार जो सिलेबस जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ, एक क्लास लगभग पीछे जा रहे हैं, वो ज़्यादा पैनिक करता है, बोले यार। पर वो हिम्मत रखनी पड़ती है कि ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा लेके पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगा के पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा रहता है बस, कि जितना आप सोच के जाए उतना हो जाता है, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल। जब बच्चे आंसर देते हैं उसका तो फिर मुकाबला ही नहीं है। सही बात, ये चीज़ है। सतीश सर, बेसिकली मैं नहीं, मेरा क्वेश्चन तो सुनो। हाँ भाई, मोटिवेट और डिमोटिवेट वाला। मैं ये पूछना चाह रहा था, खाना आप कॉलेज के टाइम से ही बना रहे हो कि आपने अभी बनाना सीखा है? और पाव भाजी क्या भाभी की फेवरेट है? मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि बेसिकली मैं हमेशा से यही सोचता था कि यार जैसा कि इस बच्चे ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, और मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहता था कि आपकी लड़ाई खुद से है, तो ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि एक्सटर्नल जो कैटलिस्ट है वो आपके ऊपर इफेक्ट ही नहीं करने चाहिए कि कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन आपको डिमोटिवेट कर रहा है। अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं होगी, अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन तो छोड़ो, वो एक वर्ड आज के डेट में हो चुका है, लेकिन अब उसको दूसरे तरीके से मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो तो आपको दूसरा कोई ना कोई मैनिपुलेट करके लेके जाएगा, चाहे वो आप मोटिवेट के फॉर्मेट में बोलो, चाहे वो डिमोटिवेट के फॉर्मेट में बोलो। तो आपको अपने साथ की ही लड़ाई करनी है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से अपने आप को समझा लिया तो आप बाकी के चीजों से मोटिवेट हो जाओगे। मतलब राह चलते ही भी किसी भी व्यक्ति से आप मोटिवेट हो जाओगे। राह चलते आप एक पेड़ को देखोगे और बोलोगे कि यार ये जो पेड़ है इतने सालों से यहाँ पे डटा पड़ा हुआ है और ये एक दीवार बनी हुई है, उस दीवार के अंदर छेद करके भी अपने आप को सरवाइव कर रहा है। तो आप अगर अपने आप को समझा लोगे तो आप राह चलते कहीं से भी मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं समझा पाओगे तो आप
कहीं से भी डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति जो है काम नहीं कर रहा है, दोपहर में सोया हुआ है पेड़ के नीचे। तो इट्स ऑल अबाउट यू। तो आपको अगर कोई मोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे संभाल रहे हो। ट्रू। एक और चीज जो आजकल स्टूडेंट्स में हो रहा है, एक बहुत यानी मोटिवेट होना या डिप्रेशन, इसका जस्ट रिवर्ट डिप्रेशन। एक कि सर मैं डिप्रेस हूँ, अरे ऐसा क्या हो गया भाई डिप्रेस हो गए? आपने जितनी हर्डल्स नहीं देखी है, आपके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, क्यों चंदन सर अपने परिवार वालों ने, चंदन सर ने एक बहुत पहले स्टेटमेंट बोला था, मुझे याद है, चंदन सर ने किसी एक सेशन में स्टेटमेंट बोला था, वो आपने बोला था? अच्छा, मैं बोलता हूँ, पता नहीं, मतलब आपने बोला था, मैंने सुना था, और वो भी मैंने, अब ऐसा नहीं है कि हम जो है वो हम ही सिर्फ हमेशा ही आपको बोलते जाएं कि भाई आप हमसे यही सीखो। हम बहुत सारी चीजें बच्चों से सीखते हैं। आज जो भी हम बच्चों से इंटरेक्शन किए, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना बेस्ट दिया है, हर व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनत किया है, हर एक स्टूडेंट मेहनत किया है यहाँ पर। तो जब वो आता है, वो अपनी स्ट्रगलिंग बात बताता है, वो जितनी मेहनत किया है, तो हमें भी सीखने को मिलता है। एट द एंड हम भी एक टीचर हैं, हम भी एक आदमी, हम भी एक व्यक्ति हैं, और हमें भी हर एक दिन इम्प्रूव अपने आप को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों का जो लाइफ है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। True. तो मेरा पॉइंट ये था कि जैसे अभी विजय सर कह रहे थे कि डिप्रेशन वाला बात, तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि चंदन सर ने बोला या फिर विजय सर ने बोला कि बात इंपॉर्टेंट है। मैं आ रहा हूँ, उस बात पे ही आ रहा हूँ, और वो ये है कि डिप्रेशन आपको तभी आएगा कि जब आप कुछ नहीं करते रहोगे। ट्रू। इतना सोचना ही नहीं है उस चीज के लिए। जो जिसके पास खाली टाइम है ना, वही डिप्रेशन होता है, और जो काम करता रहता है ना, उसको कभी मेरे हाथ से डिप्रेस होते हुए नहीं देगा। उसका टाइम का, बच्चे लास्ट मोमेंट में मेरे को बोलते हैं कि सर डिमोटिवेशन हो रहा है, सर अब क्या करूं? मैंने कहा तेरे को टाइम कब मिला है? एग्जाम से 1 महीने पहले करो, डिमोटिवेशन हो रहा है, किस चीज का डिमोटिवेशन? मोटिवेशन कुछ है ही नहीं, पढ़ो, पढ़ना है, सिंपल सी बात है ये चीज। और मैं अपने बारे में बोलूँ ना, मुझे कौन डिमोटिवेट करता था, तो मेरा जो रूममेट था वो मेरे को सबसे ज्यादा डिमोटिवेट। चतुर टाइप का था क्या? वो चतुर नहीं था सर, वो एक्चुअल में क्या, उसके सबसे ज्यादा बैक लगती थी जैसे, पर मैं उससे इंटेलिजेंट था। मेरे 3 लगती थी सेमेस्टर में, तो उसके 5 में से 5 लगती थी। सही। बट वो मैं बताता हूँ, बट वो डिमोटिवेट ऐसे नहीं होता था। वैसे तो मैं मोटिवेट हो रहा हूँ बैक देख के, और क्या होता था फाइनल ईयर में, मैंने उससे पूछा तू क्या करेगा, तो उसने बोला यार मैं टेक्निकल नहीं, मैं टेक्निकल में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं नॉन टेक्निकल की तैयारी करूंगा। मैंने कहा नॉन टेक्निकल में क्या करेगा? बोला मैं यूपीएससी निकालूंगा। अब मैं डिप्रेस हो गया, मेरे से भी नीचे का बंदा है, उसने टारगेट बना लिया यूपीएससी, अब मेरे पर प्रेशर बनने लगे, अब तू क्या करेगा, इससे तो इंटेलिजेंट हूं मैं, मेरे तो 3 ही बैक लग दिए। तो वो उस समय कम से कम 10-15 दिन में बड़ा उसमें रहा, उस समय मैं सोच भी नहीं पाया। और जिसके मैं बात बता रहा हूँ, आज भी आईपीएस ऑफिसर हो आज की डेट में। तो कितनी बार ऐसा होता है, लाइफ का ये पार्ट रहता है, कोई आपको हेल्प करेगा, कोई डिमोटिवेट करेगा, कोई मोटिवेट करेगा, बट एवरीथिंग इज विल हैपन। उस पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कोई ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि यार ये मोमेंट मेरा था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि उस मोमेंट को ओवरकम कर दिया मैंने, वो मोमेंट मेरे पर ऐसा प्रेशर डाल रहा था कि जो मुझे अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपने आप को रोका, और किस तरीके से आपने गेट पर रिटेन किया? कोई ऐसा मोमेंट था जो जिससे आप डाइवर्ट होते जा रहे थे? सर वही था, जब मैंने 3rd ईयर में गेट दिया था, तो मेरे 2-3 सब्जेक्ट बचे हुए थे, तो लास्ट मंथ था, तो रिवीजन और उसका टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने वो छोड़ दिए, तो रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया, बस यही था। और वही चीज, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं कि नहीं यार प्लेसमेंट में करूं, गेट करूं? नहीं सर, दुविधा आ गई? हो चुका था मेरा इस बार। ऐसा कभी लगा कि आज गेट छोड़ देना चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। कभी लगा कि नहीं अब छोड़ दो गेट? नहीं, कभी नहीं। आपको कभी लगा? आपने तो दिया ही अभी, तो यार गेट पहले क्यों नहीं दिया आपने? मतलब बार्क दिया, गेट के थ्रू भी तो बार्क में जा सकते थे, फिर बार्क का अलग से रिटर्न पेपर क्यों, गेट क्यों नहीं? सर एक्चुअली ऐसा था कि कभी मैंने गेट का पूरा कवर नहीं करा सिलेबस, तो मुझे लगता था कि मतलब मेरा ये था कि दूंगा तो 100 मार्क्स चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। फिर बच्चे से मतलब स्टूडेंट से उनका एक्सपेक्टेशन था कि आप दोगे तो ऐसा रैंक आएगा, वैसा आएगा, तो इसलिए किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। बट ये मतलब ऐसा था कि अब जैसे गेट एग्जाम तो अभी दिया, इसके 1 साल पहले तक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करा था। मैं बोर हो गया था कंप्यूटर साइंस से, मतलब एक्चुअली मन नहीं कर रहा था वही सेम, क्योंकि क्या रहता था कि जो डाउट्स आते हैं वही सेम ही सर्कुलेट होते हैं। मतलब मुझे PYQs भी पता है, उनके आंसर भी याद है, क्वेश्चन भी याद है, क्योंकि 10-12 बार कर लिए मैंने। तो वो थोड़ा ऐसा लगा था कि अब छोड़ दो इसको, मतलब बोर, एकदम मतलब बोर टाइप हो गया था। सही। तो फिर कैसे वापस रिटेन कैसे किया इस चीज को? एक इंसिडेंट हुआ था नेगेटिव वे में, वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन आया था। मतलब कुछ बोला गया था मेरे अगेंस्ट कि थोड़ा रैंक वगैरह आपका फेक है, ऐसा नहीं आ सकता, मतलब नहीं आता वो आता। तो ये आज की डेट में ऑनलाइन में सबको ऐसा ही लगता है। हाँ, उस चीज को लेके वो सब किसी के ऊपर ब्लेम हो गया था कि नहीं, मतलब जिसने बोला है मेरे को उससे अच्छी रैंक लानी है, तो वो फिर मेरा गोल बन गया था। तो वो बहुत ही तगड़ा
तो उससे अच्छी आई है? हाँ, बहुत ही बढ़िया। उसने बोला था उसकी 13 थी, मेरा ये था कि 13 से लेस लानी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पर वो कौन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो किया, हाँ, बट जो भी था वो मिसअंडरस्टैंडिंग था, बट ये था कि मेरे को बेनिफिट किया, बेनिफिट किया। रैंक आ गई। चलो सही है, कम से कम कोई भी चीज भले मोटिवेट तो किया एटलीस्ट आपको करने के लिए। आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज ट्रिगर्ड की लग रहा था गेट छोड़ देता हूँ? तो सर एक्चुअल में ऐसा था नहीं, कुछ ऑप्शन कोई था नहीं, लेकिन वन पॉइंट ऑफ टाइम पे था जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, PYQs हो गए थे, उसके बाद जब फर्स्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा उसमें 35 मार्क्स आया, तो अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आया। उस टाइम पे 2-3 दिन के लिए बिल्कुल बंद करके रख दिया, यूट्यूब चला रहा हूँ, सही है, बिल्कुल ऑफ कर दिया। फिर उस टाइम पे एक्चुअली चित्रकूट गया, रिफ्रेश हुआ, फैमिली के साथ 2-3 दिन स्पेंड करा अच्छे से। फिर उसके बाद से कंटिन्यू आप कहाँ से हो? बनारस? रुका ही नहीं, एक्चुअली मैं लखनऊ के पास। तो फिर उसके बाद से कंटिन्यू किया। एक्चुअल में एक और चीज़ रहता था मेरे दिमाग में, मैं JEE के टाइम पे घर में ही था, लेकिन उस टाइम पे मैं एक्चुअली में गेम्स वगैरह खेल के टाइम काफ़ी वेस्ट करता था। इस बारी घर पे एक्चुअल में शॉप है ना, तो सुबह 5 बजे खुल जाता है, रात को 10 बजे तक एक मेंबर उधर चाहिए। तो मुझे लगता था कि यार घर में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे इनसे ज़्यादा करना है। तो इस बार ये मोटिवेशन लेके करा और काफ़ी अच्छा लगा कॉम्पीट करके। सही है, मतलब आपने एक्चुअली डिमोटिवेशन को ही मोटिवेशन बना लिया उस चीज़ को लेके, ये तो बहुत ही तगड़ा था। आपके लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट, वैसे तो 3rd ईयर में ही हो, तो लगा कि यार अभी क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में आने के बाद समझ में आता है उनको कि यार कर लेता हूँ, कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो गेट कर लेता हूँ। मतलब गेट के बारे में पता तो फर्स्ट ईयर में चल गया था, और मेरा शुरू से प्लान था कि जैसे फर्स्ट ईयर में आके जब मेरे को प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब ये करने में मज़ा भी आ रहा था, समझने में कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। सही है। फिर मतलब मन बन गया कि हायर स्टडीज़ तो परस्यू करनी है। सही बात बट कुछ सर ऐसे मोमेंट्स आ रहे थे, जैसे जब प्रिपरेशन मैंने चालू करी थी कि PYQs नहीं बन पा रहे थे, कुछ समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो लगता भी था कि ये सब छोड़ देता हूँ कि प्लेसमेंट की तरफ भागता हूँ। बट लगा कि नहीं है, मतलब जैसे खलील सर का एक मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि इफ़ योर फैमिली कैन अफोर्ड हायर एजुकेशन देन यू शुड परस्यू इट। डेफिनेटली। तो खलील सर का हमेशा ये मानना रहता है कि ये लाइफ का एक, वो कहते हैं कि हमेशा ये लर्निंग है, आप गेट की प्रिपरेशन करो हमेशा, और अगर फैमिली, तो वो तो कंपलसरी है करना, कह रहा है वेदर यू विल गो इनटू द एमटेक और नॉट, आपको प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जॉब तो तुमको जिंदगी भर करना ही है। एक बार आप मास्टर्स भी करके देखो, वो एक अलग अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करके देती है, और एक अंदर भी आपकी एनहेंसमेंट एक अलग ही तरीके की चीज़ आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो इस चीज़ को लेके। तो ये तो हमने यार बच्चों काफ़ी कुछ आप लोगों को से चीज़ें बताई। एक चीज़ और, कोई बुक्स फॉलो करते थे? सर बुक्स के लिए तो मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि तो कॉलेज की स्टडीज भी रहती थी, तो मैंने सोचा कि सिर्फ वीडियो जो चलते थे सही है। सर आपने बुक्स? बुक्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से सर लोग इतना मेहनत करके सारी बुक्स का निचोड़ दे देते हैं, तो हमें बुक्स फॉलो करने का नीड ही नहीं है। सही बात है। और आपने कोई बुक्स रेफर किया? सर मेरा तो यही था कि यही टीचर बुक से ब्लाइंडली फॉलो करता था, मतलब ट्रस्ट था कि सब एकदम बेस्ट कराएंगे, बाकी PYQs वगैरह प्रैक्टिस से काम हो जाता है। प्रैक्टिस से काम चलता है। मतलब गेट मेरे हिसाब से ऐसा अभी, मतलब जो क्वालिटी है, मतलब बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि ऐसा रहता है कि बुक्स हर किसी के बस का भी नहीं है। सही बात है। मतलब किसी के इंग्लिश कमजोर है, टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाता है, जबकि गेट बहुत ही शॉर्ट इंस्टेंट में आप कवर कर सकते हैं। और मतलब जो ऑथर्स की लैंग्वेज है वो भी डिफिकल्ट होती है कभी, और मोस्टली इंडिया में किसी को इंग्लिश नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो लिखा क्या है, समझा कुछ, सही बात है, कर क्या रहे हैं, तो वो सब प्रॉब्लम होती है। बट मेरा यही था कि 2x पे वीडियो देखता था, 2 to 2.2x पे, तो हाफ टाइम में हो जाता था जल्दी। सही है। आप बुक्स रेफर करते थे? नहीं सर, बुक्स तो नहीं कि आप पढ़ाते ही ऐसा थे बुक्स रेफर। आपने बोला भी था कि ऐसा पढ़ाएंगे कि सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। एक सब्जेक्ट पढ़ के देखा तो हो रहा था, सभी पे यही अप्लाई किया, तो सही बुक्स तो नहीं फॉलो की। बिल्कुल। तो दोस्तों, टीचर ने जो आपके पूरी जो 2-3, मतलब आप फॉलो भी करोगे, एक बुक फॉलो करोगे, पर जो टीचर्स है वो 4-5 बुक ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, और वो 4-5 बुक को बिल्कुल एक क्विज बनाकर आप लोगों को सामने परोसते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कितने मॉक टेस्ट लिखे थे आपने? सर 10 to 15 मॉक टेस्ट। फुल लेंथ? यस सर। और सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था? सिलेबस तो सर मेरा नवंबर में, जो मेरे TOC और CD बचे हुए थे वो कंप्लीट, मतलब 2 मंथ मैंने रिवीजन और 10 to 15 फुल लेंथ मॉक लिखे। आपने तो वैसे ही बहुत सारे लिख दिए थे सॉल्व करने। मैं 16 AIMT लिखे थे, सभी में मेरा टॉप 5 ही था, और मॉक टेस्ट तो मैंने 20-25 और लिखे थे एक्स्ट्रा। अच्छा, मॉक टेस्ट मतलब मैंने हर टेस्ट सीरीज में 4 से 5 ऐसे दिए हुए थे, मतलब। सही। आपने कितने मॉक लिखे फुल लेंथ?
मैं भी फुल लेंथ 35 लिखे। ओह 35 फुल लेंथ लिखे हैं, और एक्चुअल में उसमें क्या रहता था, ऋषि भैया का नाम देखता था AIMTs में, तो फिर मैं भी उसी चक्कर में AIMTs भी सारे अटेम्प्ट करने लगा था। अच्छा। और 2 टेस्ट सीरीज सारे फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे, और उसके साथ साथ AIMT सारे लिखे। AIMT आपने दिया था फुल लेंथ टेस्ट? सर हाँ, मॉक टेस्ट दिए थे, और जैसे मॉक टेस्ट मैंने 5 to 10 दिए थे, बट उसके अलावा जैसे मैंने प्रीवियस शायद 12 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे मैंने सॉल्व सारे वो सीक्वेंस वाइज बना के जो होता है। हाँ। तो दोस्तों काफी कुछ हमने बता भी दिया, टीचर्स ने भी सब कुछ बताया कि इन्होंने काफी कुछ आप लोगों को गाइड करने के लिए पूरा कंटेंट इनका रेडी है। और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इन सब चीजों का समराइज करूंगा, चाहे मैं 189 रैंक की बात करूं या 8 की बात करूं, 27 की बात करूं, 106 की बात करूं, या जो एक्सपीरियंस टीचर है उनकी बात करूं, कुछ चीजें जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं? देखो आपको पता चला होगा सबका अपना अपना शेड्यूल अलग अलग था, आप अपने खुद का शेड्यूल बना सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गेट के एग्जाम में क्या शेड्यूल फॉलो करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहे हो, कि तुम रात भर पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट है कितना कंटेंट आपने कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट है कितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच कैसा है। और गेट इज बेसिकली ऑल अबाउट क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्जाम में जाओगे नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप पहले ही आपने बहुत सारे क्वेश्चन नए नए टाइप के सॉल्व किए हुए हैं तो आपके अंदर एक क्वेश्चन से जूझने का एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, और वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, सिलेबस जल्दी जल्दी बाइंड अप करिए, लगभग 10 से 15 मॉक लिखिए, बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, फुल एंड टेस्ट आपको लगाते रहना है, और उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट को आप चेक करते रहना कि कितना इंप्रूव कर रहे हो। कोई भी चीज अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट के अंदर डाउट आता है किस टॉपिक को, ट्राई टू डिसॉल्व दैट डाउट एज सुन एज पॉसिबल। सिंपल मंत्रा है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, PYQ सॉल्व किए होने चाहिए, DPP क्विज जो भी लगाते हो सॉल्व कर लो, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो। इसके अलावा कोई और सूत्र ही नहीं गेट निकालने का, राइट। हाँ, किसी को इस चीज में 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 4 महीने लग जाते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं, पर सबको करना यही होता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है गेट एग्जाम निकालने का। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं गेट एग्जाम निकालने का। तो अगर आप लोग, और ये एक ऐसा एग्जाम है जो रातों रात जिंदगी चेंज कर देती है। अगर आप Tier 3 कॉलेज में हो, मैं बोलूंगा जैसे आप 40 लाख का पैकेज शायद हो सकता है कि आपके कॉलेज में ड्रीम हो, वो नहीं मिलेगा। ड्रीम भी क्या हो, बस सोते हो तभी खाली देख पाओगे, नहीं मिलेगा। बट शायद आपने इस 10 सब्जेक्ट को अच्छे से अगर पढ़ लिए तो आपके सेमेस्टर तो निकल जाएगा ही, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो अलग, और साथ ही अगर अच्छी रैंक आ गई तो IIT में जाओगे और वहां जो है ना, स्काई इज द लिमिट, वहां कोई नहीं है। वहां पर जाने के बाद इस बार का IIT दिल्ली का प्लेसमेंट 1.2 CR MTech के स्टूडेंट को लगा है। तो जो बहुत सारे लोग ये मिथ बोलते थे कि MTech के स्टूडेंट का पैकेज नहीं लगता है, इतनी अच्छी सैलरी नहीं लगती है, बीटेक को प्रीफर किया जाता है। यस, डेफिनेटली बीटेक को प्रीफर दिया जाता है, बट इसका मतलब ये कि MTech कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है, MTech को कंपनी अलाउ नहीं करती। क्वालकॉम हो गया, इन्फोसिस हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब चीजें। और एक और कंपनी की खास बात बताता हूं, अगर सेम कंपनी है, कोई एक एक्स कंपनी है, वो अगर IIT बॉम्बे के अंदर गई तो हो सकता है वो 1 CR का पैकेज लेके आए या 80 लाख का पैकेज लेके गए। सेम कंपनी अगर किसी NIT के अंदर जाएगी या कोई और IIT में भी चली गई, फॉर एग्जांपल IIT गांधीनगर में चली गई, तो शायद हो सकता है वहां पे वो 30 लाख का पैकेज लेके आएगी। सेम ही कंपनी अगर किसी NIT में चली गई तो हो सकता है 15 लाख का पैकेज लेके जाए। तो कॉलेज टू कॉलेज उनके पैकेज भी चेंजेस होते हैं, वेरीज करते हैं। अगर आप लोग अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो तो यू शुड प्रिपेयर योर गेट एग्जामिनेशन। और वन थिंग मोर, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट मुझे इतना पता है कि आप गेट की जब प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपकी जिंदगी में जो भी हो वो अच्छा होगा ही होगा, ये तय है, राइट। क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपको एक बाउंस बैक करता है हर एक परिस्थिति में लड़ने के लिए, क्योंकि वहां आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। जब कभी डिप्रेशन होता है उस चीज से आप बाहर निकलते हो। उसके बाद अपने आप को बार बार अपने आप को पुश करते हो किसी चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए। अपने आप को बार बार आप इवोल्यूट करते हो किस तरीके की गलती हो रही है, क्या मुझे सीखना है। ये इतनी सारी चीजें आप करते हो ना, तो मुझे लगता है ये लाइफ का एक लर्निंग का एक फेस रहता है जो लाइफ में भी आपको बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर्डल्स हमेशा होंगे, गेट के प्रिपरेशन के दौर में भी होंगे, और जब आप कंपनी में चले जाओगे तब भी होंगे, लाइफ में 50 साल आपकी उम्र हो जाएगी तब भी होगी। पर ये जो प्रिपरेशन का आपका दौर था, इसमें जो आपने लर्निंग्स रखी है, वो लर्निंग्स आपको जिंदगी में हर एक परिस्थिति में आपको पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे आज भी कॉलेज के अंदर वो टाइम में याद करता हूं कि कैसे मैं चीजों से जूझता था, और आज की रियल की परिस्थिति में वो मेरी हेल्प करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। तो आप लोगों को भी करेगा। स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।